पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है। क्वेश्चन है, पार्सल डाक से संबंधित नियम किस प्रकरण में दिए गए हैं? इन विच केस जनरल रूल पार्सल पोस्ट से संबंधित नियम कहां पे दिए गए हैं? सेक्शन 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 में दिया गया है। ध्यान रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, अधिकांश देशों में अंतरराष्ट्रीय पार्सल डाक सेवा किसके करार के आधार पर विनियमित होते हैं? पार्सल पर कौन से एग्रीमेंट लागू होते हैं? यूपीयू का एग्रीमेंट है, वर्ल्ड ट्रेड, डब्ल्यूटीयू का एग्रीमेंट है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का एग्रीमेंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका एग्रीमेंट लागू होता है पार्सल पर? तो पार्सल पर यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एग्रीमेंट लागू होता है। इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया वो बिल्कुल सही थे। अगला उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेश डाक में किन दो देशों को छोड़कर रजिस्टर्ड पार्सल की कोई कैटेगरी नहीं उपलब्ध है? विदेश डाक में इन दो देशों को छोड़कर बाकी किसी भी देश के लिए रजिस्टर्ड पार्सल की कैटेगरी उपलब्ध नहीं है। किन दो देशों को छोड़कर? तो पहला नेपाल चाइना, नेपाल भूटान, चीन भूटान, चीन थाईलैंड। किन दो देशों को छोड़कर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेपाल और भूटान पड़ोसी देशों को छोड़कर बाकी किसी भी देश के लिए रजिस्टर्ड पार्सल की कैटेगरी उपलब्ध नहीं है। इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गंतव्य देश के अंदर या बाहर पार्सल के पुनः प्रेषण या प्रेषक वापसी के लिए अतिरिक्त प्रभार किससे लिया जाता है? पार्सल का रिडायरेक्शन करना है, वापसी के संबंध में पूछा है, अतिरिक्त प्रभार किससे लिया जाएगा? प्राप्तकर्ता, सेंडर, दोनों से, या इन सभी से? कौन सा उत्तर हो जाएगा? या तो प्राप्तकर्ता से लिया जाएगा या तो प्रेषक से लिया जाएगा। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। विदेश पार्सल की लंबाई कितनी होगी? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा क्योंकि विदेश पार्सल की लंबाई में फेरबदल किया गया है। अब विदेश पार्सल की लंबाई जो है अभी 1.05 से बदलकर 1.5 कर दिया गया है, जैसा कि बाकी पार्सल के मामले में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपका इनलैंड पार्सल के मामले में होता है वैसा ही कंडीशन यहां भी कर दिया गया है। समझने वाली बात यह है कि यह बदलाव अभी कुछ दिन पहले जब से पीयू रूल आया था तब से किया गया था। वेबसाइट में इन्होंने तो कुछ दिन के बाद ही अपलोड किया था। पहले तो 1.05 भी शो करता था। अभी आपको देखने को मिलेगा विदेश पार्सल की अधिकतम लंबाई 1.5 होगी। अगर हम बात करें विदेश पार्सल में मैक्सिमम 20 केजी जा सकता है। और यह बात भी आपको नोट करके रख लेना है, न्यूनतम लंबाई, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ फॉर एन पार्सल? न्यूनतम का जो केस है बहुत सारे कंडीशन में 90/140 होता है, 90/140 होता है। तो इस बात को भी आपने ध्यान रख लेना है। 146 नंबर क्वेश्चन था, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विदेश पार्सल का अधिकतम वजन सामान्यतः कितना होगा? व्हाट इज द यूजुअली मैक्सिमम वेट ऑफ फॉरेन पार्सल? अधिकतम जो वजन होगा वो 20 केजी अभी मैं बता रहा था आपको। साइज जो 1.5/3 होगा और जो अधिकतम वजन होगा वो होगा 20 केजी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मिनिमम वेट एयर पार्सल 10, 20, 15, 60 एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 किसी भी हवाई पार्सल का न्यूनतम वजन कितना होता है? किसी भी हवाई पार्सल का जो न्यूनतम वजन होगा वो 10 केजी। किसी भी पार्सल का अधिकतम वजन, किसी भी देश को भेज रहे हैं, जब आप एयर पार्सल भेजते हैं तो आपको 20 केजी से ज्यादा भेजने नहीं दिया जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पौधों और पौधों की सामग्री को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परमिट डॉट डॉट और मूल देश के डॉट डॉट प्रमाण पत्र के साथ आयात किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्लांट सेफ्टी, ऑप्शन बी प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर, ऑप्शन सी बोला है प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर, ऑप्शन डी बोला है प्लांट सेफ्टी ऑफिसर। देखिए, पौधों और पौधों की सामग्री को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर और फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र के साथ ही आयात किया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन अच्छा था। पार्सल भेजा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले जो पेपर हुए हैं वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कैन द पार्सल बी सेंट, केवल एक व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्तियों के समूह पर, सामूहिक निकाय के नाम पर, किसके नाम पर भेजा जा सकता है? पार्सल जो है, विदेश पार्सल की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं विदेश पार्सल की। एक व्यक्ति या फिर सामूहिक निकाय के नाम पर, ऑप्शन डी, ए या सी, ए या सी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये जो क्वेश्चन है बोला है, इन केस ऑफ एओ आइटम, एओ आइटम मतलब जो अदर आर्टिकल है, ठीक है। एक कैटेगरी आपको पता होगा ना कि भाई एओ का एक कैटेगरी होगा, तो एओ आइटम में बोला है कि यदि भुगतान किया गया डाक शुल्क 75% से कम है, जो उस पर लगने वाला चार्ज है उससे 75% से कम है, लेकिन सरफेस डाक व्यय से अधिक है, कि भाई जो चार्ज उस पर लगना है उसके 75% से कम है, लेकिन सरफेस डाक व्यय से अधिक है। मतलब देखिए, सरफेस डाक में जो चार्ज लगना उससे अधिक चार्ज हुआ, ठीक है। अब उस आर्टिकल को हवाई डाक से भेजना है तो उसके 75% से कम है, देन अब वो कर लगाकर हवाई से, सतह द्वारा कर लगाने के बाद सतह से प्रेषक को वापस कैसे करेंगे? क्या कंडीशन होगा? कंडीशन होगा, अब सतह से भेजने के लिए पैसा मिल रहा है तो सतह से भेज देंगे ना भाई, डिस्पैच बाय सरफेस, क्योंकि सरफेस से तो पैसा कवर हो रहा था। अब जब सरफेस से पैसा कवर हो रहा है तो उसको क्यों लौटाएंगे? उसको हम सरफेस से भेज देंगे। चलिए, यदि पार्सल से जीवित जानवर प्रेषित किया जाना तो पार्सल पर क्या लिखना पड़ेगा? पार्सल से जीवित जानवर, कल मैंने आपको बताया था मधुमक्खी, रेशम के कीड़े, ये चीजें डाक के माध्यम से जाती हैं। अब जब जाती ही है तो क्या लिखना पड़ता है? लाइव एनिमल। क्या लिखना पड़ता है? लाइव एनिमल। चलिए, अत्यंत आवश्यक दवा रखने वाले पार्सल में प्राप्तकर्ता के पते की ओर लाइट ब्लू, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक। क्या किससे, कौन सा रंग से नाम लिखते हैं? वो होता है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, हल्के हरे। किन देशों में पार्सल भेजने के मामलों में प्रेषण नोट का इस्तेमाल वैकल्पिक है? प्रेषण नोट क्या होता है? एक तो आपका रहेगा कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म, एक रहेगा प्रेषण नोट, मतलब डिस्पैच नोट भी कई बार इसको बोलते हैं। अब आपको बात, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रेषण नोट का क्या उपयोग होता है। जैसे आपने आर्टिकल अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, थाईलैंड भेजा, तो क्या करेंगे? अब मान लीजिए वितरित नहीं हुआ तो उसको वापस करना है, नहीं करना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, सब प्रेषण नोट में हम लिख देंगे, है ना। रिडायरेक्ट करना, रिडायरेक्ट नहीं करना। तो किन देशों के मामले में वैकल्पिक होता है दोस्त? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए और नेपाल के मामले में ये वैकल्पिक होता है, बाकी सभी देशों में आपको लगाना पड़ेगा। किन देशों में पार्सल भेजने के मामले में प्रेषण नोट का इस्तेमाल आवश्यक नहीं है? एक तो हो गया वैकल्पिक और दूसरा आवश्यक नहीं। तो वैकल्पिक मतलब आपके विकल्प के ऊपर है, आपका मन है लगा लीजिए, नहीं मन है मत लगाइए, ठीक है।
और किन देशों में आवश्यक ही नहीं है? तो आवश्यक कौन से देश में नहीं है? बिल्कुल सही है, कनाडा और साउथ अफ्रीका। चलिए ऑप्शन ए, दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। अगला आपकी स्क्रीन पर है। अगला है, प्रत्येक विदेश पार्सल के साथ निर्धारित फॉर्म में कितने प्रतियों में एक सीमा शुल्क घोषणा होना चाहिए? हाउ मेनी कॉपी ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म शुड कंपे ईच फॉरेन पार्सल? 1, डबल, ट्रिप्लिकेट, 4 कॉपी। कितने कॉपी में होगा कस्टम डिक्लेरेशन? 2 कॉपी में होगा। विदेश पार्सल के साथ 3 प्रति में पीपी फार्म, 3 प्रति में पीपी फॉर्म का डिक्लेरेशन होगा। ये बात हमें सेक्शन 3, 4, 5, 9 कहां पे बताया गया है? इस डॉट डॉट की जगह को आपको भरना है, इस डॉट वाले स्थान को आपको भरना है। ठीक है, और कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये बात हमें सेक्शन 9 में बताया। क्या बताया है? कि विदेश पार्सल के साथ 3 प्रति में पीपी फॉर्म, जैसे हम कस्टम डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं वैसा ही एक फॉर्म होता है पीपी फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विदेश पार्सल के मामले में प्रेषक द्वारा उसे वितरित न होने पर पुनः प्रेषित करने की जानकारी देनी चाहिए एवं उसके चार्ज का भुगतान करना जरूरी होता है। चलिए बताइएगा, 158 नंबर है। क्या स्टेटमेंट सही है? अभी मैं बता रहा था आपको डिस्पैच नोट के बारे में, और डिस्पैच नोट का उपयोग ही यही होता है कि जैसे आपने पार्सल भेजा है तो पार्सल वापस करना है, नहीं करना है, वहीं नष्ट कर देना है। क्योंकि देखिए, आप विदेश पार्सल भेजेंगे तो अब अनडिलीवर्ड हो गया तो भी चार्ज लगता है, मतलब आने का जब वापस आएगा ना तब भी चार्ज लगता है। इंग्लैंड में तो नहीं लगता, हम डायरेक्टली आरटीएस कर देते हैं, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। अगला है स्क्रीन पर, किसी विदेश यदि प्रेषक किसी पार्सल को पुनः प्रेषित करने से मना करता है तो पार्सल पर टिप्पणी चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, कौन सी भाषा में इस बात को नोट करना पड़ेगा? और अंग्रेजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, है ना? आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, यदि साधारण मूल्यदेय आवक विदेश पार्सल पहली बार प्रस्तुत किए जाने के बाद वितरण नहीं किया गया तो प्रतिदिन की दर से उस पर वेयरहाउसिंग चार्ज 7 दिन के बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बिल्कुल कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद हम 8वें दिन से ही वेयरहाउसिंग चार्ज कैलकुलेट करने लगते हैं। हवाई पार्सल पर पते की तरफ बाएं कोने में सबसे ऊपर किस रंग का लेबल लगा होना चाहिए? नीला, काला, पीला, सफेद? हवाई पार्सल में मैक्सिमम नीला ही लेबल उपयोग किया जाता है। विदेश पार्सल का प्रेषक जो है, जब पार्सल रास्ते में होता है, प्रेषण में होता है, तो उसे वापस ले सकता है और उसके पते में कोई परिवर्तन करना है तो कर सकता है। क्या स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किसी विदेशी पार्सल में निजी रूप में कोई कागजात भेजे जा सकते हैं? पर्सनल कोई चीज आप पार्सल में रख सकते हो, विदेश पार्सल की बात कर रहा है। विदेश पार्सल में कोई पर्सनल चीज आप आइटम रख सकते हो? नहीं रख सकते। हमेशा आपको याद रखना है, कोई भी व्यक्तिगत चीजें, व्यक्तिगत कम्युनिकेशन आप विदेश पार्सल में नहीं रख सकते हैं। यदि कोई गैर बीमा पार्सल जिससे मूल्यवान वस्तु है जिसके लिए बीमा कराना अनिवार्य हो, अब आपने क्या किया कि बीमा कराना जरूरी था लेकिन आपने उसका बीमा नहीं कराया, तो क्या करेंगे? इफ एनी नॉन इंश्योरेंस पार्सल कंटेनिंग वैल्यूएबल आइटम, आपने उसका बीमा नहीं कराया लेकिन बीमा कराना था क्योंकि महंगा आइटम था, तो डिटेन कर लेंगे, वितरित नहीं करेंगे, बीमा पार्सल के तौर पर उसे भेज देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी एक्टिविटी होगी कि उसे वितरित नहीं किया जाएगा? विल नॉट बी डिलीवर्ड। महंगा आइटम, हमने देखा था कि मूल्यवान आइटम का बीमा कराना पड़ता है और आपने उसे बिना बीमा कराए डाल दिया, तो क्या करेंगे? उसको वितरित नहीं करेंगे। विल नॉट डिलीवर्ड। बीमा पार्सल का उल्लेख किस सेक्शन में दिया गया है? गाइड 2 के किस सेक्शन में दिया गया है? सारे ही सेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक दिया गया सेक्शन। सेक्शन में कौन कौन से नियम या किस टॉपिक से संबंधित नियम दिए वो आपको याद करना पड़ेगा। और सेक्शन 5B में बीमा पार्सल से संबंधित नियम हमको बताया गया है।
किसी देश के लिए बीमा की सीमा परिवर्तित होती है। किसी देश के लिए बीमा की सीमा परिवर्तित होती है। वेरियस वेरी कंट्री बाय कंट्री, रूट के अनुसार, लैंड और सी के अनुसार सिमिलर चार्ज लगता है। ए और बी दोनों। देखिए बीमा का जो शुल्क है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन कितने बार पूछा, 50 बार पूछा गया है। बीमा का जो सीमा है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। नोट करके रख लीजिएगा, बीमा का सीमा जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए, बीमा मूल्य पार्सल के पते की तरफ सबसे ऊपर किन अक्षरों और अंकों में लिखना चाहिए। जैसे आप बीमाकृत पार्सल भेजते हैं ना, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि ये इतने रुपए के लिए इसका बीमा किया गया है। समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। और ये रोमन अक्षर और अरेबिक अंकों में लिखा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए, पार्सल में देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। पार्सल में बीमा मूल्य लिखने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। काला पेन, पेंसिल, अमिट पेंसिल, 2 या 3। पार्सल में जब आप बीमा मूल्य लिख रहे हैं तो आपको दो चीजों का, एक तो पेंसिल का उपयोग नहीं करना और एक अमिट पेंसिल का उपयोग नहीं करना, ठीक है। दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं यहाँ से डायरेक्टली परीक्षा में, तो सारे ही क्वेश्चन आपने ध्यान रख लेना है। यदि किसी विदेश पार्सल का पुनः प्रेषण किया जाता है तो बीमा शुल्क 1/2 न्यू चार्ज लगेगा, 1/4 कोई चार्ज नहीं लगेगा। विदेश पार्सल के प्रत्येक पुनः प्रेषण की कंडीशन में हर बार आपने ध्यान रखना है, एक फ्रेश इंश्योरेंस फी लिया जाता है, ठीक है। हर कंडीशन में जितने बार उसे रिडायरेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट था, नया चार्ज लिया जाता है। बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किन लेख का बीमा अनिवार्य है। किस आर्टिकल का। गोल्ड कॉइन, बुलियन, करेंसी नोट, बैंक नोट, सभी का बीमा अनिवार्य है। ऑल ऑफ द एबव, इन सभी का बीमा कराना पड़ेगा। बीमा पार्सल के मामले में अंतर्देशीय वस्तु की हानि क्षति के लिए मुआवजा कितना दिया जाएगा। बीमा पार्सल में जब हानि हुआ तो मुआवजा कितना दिया जाएगा। जितने की हानि हुई, जितने का बीमा कराया, जितने की हानि हुई किंतु यह रकम उस सीमा तक होगी जितने का बीमा कराया गया, या फिर ए और बी दोनों। विच वन इज करेक्ट आंसर। जितने की वस्तुतः हानि या क्षति हुई है किंतु रकम उस सीमा तक ही दिया जाएगा जितने तक का बीमा आपने कराया है। ऑप्शन सी बिल्कुल उपयुक्त आंसर है और इस बात को नोट करके रखिएगा। किन मामलों में पार्सल की अंतर वस्तु की हानि होने पर, कुछ विकल्प दिए हैं 172 में, इस मामले में पार्सल के अंदर का कंटेंट नुकसान हो गया, मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस मामले में मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो प्रेषक की लापरवाही, पार्सल युद्धबंदी को भेजा गया, रिकॉर्ड नष्ट हो गए, या ये सभी कारण। इन सभी केसेस में ऑप्शन ए, बी, सी और डी, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के तीनों केसेस में आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा जब पार्सल किसी युद्धबंदी को भेजा गया है, प्रेषक की गलती है और वो नष्ट हो गया है। फ्रांस दे ड्रॉइट्स, द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रांस दे ड्रॉइट्स का मतलब क्या होता है। फ्री ऑफ चार्ज, विद चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ द अबव। फ्रांस दे ड्रॉइट्स का मतलब होगा फ्री ऑफ चार्ज, सभी पार्सल को मुफ्त में वितरित किया जाए, सभी पार्सल को फ्री में डिलीवर किया जाए। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है कि आप इसको याद ही कर लीजिएगा। अगला आपकी स्क्रीन पर है 174 और
बिल्कुल, दोनों ही उत्तर फिर करेक्ट हो जाएंगे, ए और सी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अब अगला स्क्रीन पर है 74 है। बोला था अंतर्देशीय डाक सेवा के भीतर किसी स्थान को पुनः प्रेषित आवाक विदेश पार्सल एक ही डाकघर के वितरण क्षेत्र में हो या एक ही शहर के अंदर हो तो पुनः प्रेषण शुल्क लिया जाता है या नहीं लिया जाता। भाई एक ही डिलीवरी एरिया के भीतर है, वितरण क्षेत्र के भीतर है तो नहीं लिया जाता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे पार्सल जिनकी अंतर वस्तु की सुरक्षा के लिए पैकिंग दोबारा की जाती है तो पूरे संचरण में पैकिंग का चार्ज कितने बार लगाया जाता है। For parcel whose content are packed, post office for safety of content, how many time will repacking charge will be entire transmission? कितने बार लगाया जाता है। पार्सल पर पैकिंग चार्ज केवल और केवल पूरे संचरण में एक बार ही लिया जाता है। और ये आपने ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी था। अगला है हवाई पार्सल में पते की तरफ किस स्थान पर एक विशेष नीला हवाई लेबल लगाना है आपको। कहां पे लगाना है भाई, ये स्थान होता है लेफ्ट कॉर्नर। चलिए अगला स्क्रीन पर आ चुका है। सोना है, करेंसी नोट है, सिक्कों का आयात जो है निम्नलिखित इनमें से इनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद ही प्रेषित किया जा सकता है। भारत सरकार, डाक सचिवालय, आरबीआई, उपरोक्त में से सभी, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट था, लोअर लेफ्ट नहीं बल्कि अपर लेफ्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसकी अनुमति से सोना, करेंसी नोट, बैंक नोट ये सारी चीजें जा सकती हैं और ये सारी चीजें आरबीआई के परमिशन से जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पार्सल के गुम होने, क्षति होने पर मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि प्रेषक ने पूछताछ 1 वर्ष, 6 महीना, 3 महीना, 12 महीना। कम से कम अगर आपको मुआवजा चाहिए तो आपको इसकी पूछताछ 12 महीने के भीतर करनी पड़ती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, इस योजना के अधीन विदेशों से डॉट 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 को आपको फिल करना है, प्राप्त हो बिना कोई प्रभाव लिए उनकी डिलीवरी पाने वाले को कर दी जाएगी। तो ये आवक पार्सल, जावक पार्सल, विदेश पार्सल, अंतरराष्ट्रीय पार्सल क्या हो जाएगा। बिल्कुल, आवक पार्सल प्राप्त हो बिना कोई प्रभाव लिए उनकी डिलीवरी पाने वाले को कर दी जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदेश पार्सल कहां से बुक किए जा सकते हैं। एचओ, एसओ, बीओ या फिर जो डाकघर विदेश पार्सल को बुक करने के लिए अधिकृत किया गया है। कहां से, बिल्कुल जो भी डाकघर विदेश पार्सल स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं उन सभी जगहों से विदेश पार्सल बुक किए जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा करेक्शन आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था एक लंबाई जो है वो हो चुका है आपका 1.5, नया जो अब रूल आया था ना अपडेट उसके हिसाब से, और लंबाई के अलावा जो दूसरा साइज होता है, ठीक है, लंबाई के अलावा अन्य दिशा में जो मेजरमेंट किया गया उसका जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मीटर। पहले 2 मीटर हुआ करता था लेकिन अब जो है ये 3 मीटर हो चुका है ना। चलिए अगला करिएगा, किस देश में 3 किलो से अधिक पार्सल स्वीकार नहीं किया जाएगा। ताइवान, चीन, नेपाल, भूटान। किस देश में 3 किलो से अधिक वजन का पार्सल, और देश है ताइवान।
ताइवान में 3 किलो से अधिक का वजन पार्सल से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एरोग्राम का अगला जो भाग होता है वो आरक्षित होता है, पता, प्रीपेमेंट, सर्विस नोट या इन सभी के लिए। एरोग्राम में फ्रंट साइड रिजर्व फॉर एड्रेस के लिए, प्रीपेमेंट के लिए, सर्विस नोट के लिए या इन सभी के लिए विकल्प जो चयन कर सकते हैं वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। काफी महत्वपूर्ण सवाल था। अगला इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इस पे लगा देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आईएमपी का स्टैम्प। क्वेश्चन आपसे पूछा था एरोग्राम के संबंध में गलत कथन का पहचान करिए। पहला स्टेटमेंट था एरोग्राम के साथ साधारण एनक्लोजर और लगाव की अनुमति है, वह संयुक्त डाक सह हवाई डाक शुल्क के अधीन है, देयर आर सब्जेक्ट टू कंबाइंड पोस्टेज कम एयर चार्ज। ठीक है। अगला है एन एरोग्राम नॉट कंफर्म द कंडीशन ट्रीटेड एज लेटर, अगर उसने साइज का पालन नहीं किया तो उसे हम लेटर मानते हैं। कौन सा गलत कथन है, और गलत जो है वो आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार के कोई भी ऑब्जेक्ट को आप एरोग्राम में अटैच नहीं कर सकते। और यहां पर अटैचमेंट के लिए बोला है कि एक एनक्लोजर आप लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एयरमेल लेखों पर सामने की ओर नीले रंग की मोहर की छाप होनी चाहिए जिस पर यह शब्द लिखा जाता है। देखिए अगर आप किसी भी एयरमेल आर्टिकल को भेज रहे हैं तो उस पर जो वर्ड लिखा जाता है वो वर्ड है पार एवियन का। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड आपको फॉरेन केस में अलग अलग मिलते हैं। पार एवियन का मतलब क्या होता है? एयर पार्सल, बाय एयरमेल, पार्सल आर्टिकल, मेल इन एयर। पार एवियन का मतलब होगा बाय एयरमेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोल रहा है? पत्र और एओ, एक पत्र कैटेगरी का आर्टिकल और एक अदर आइटम। ठीक है, एक हो गया लेटर, और लेटर के अलावा बाकी जो बचा उसको हमने एओ आइटम बोल दिया। बोला है इन केस लेटर एंड एओ आइटम अदर देन पोस्ट कार्ड एंड एरोग्राम। पत्र और एओ के मामले में पोस्ट कार्ड और एरोग्राम के अलावा जो वस्तुएं बची, प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट, यदि भुगतान किया गया डाक शुल्क कम से कम इतना % है तो वस्तु पर कमी के साथ कर लगाने के बाद हम उसे हवाई मार्ग से भेज देते हैं। पत्र और एओ आइटम, देखिए इसमें से भी पोस्ट कार्ड और एरोग्राम को छोड़कर स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर जो बचा उसमें से हम कम से कम इतने % है, कम से कम 75% है, तो हम क्या करेंगे? उस पर टैक्स लगाएंगे, और टैक्स लगाने के बाद उसको हम अब एयर से भेज देंगे, क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो पूरा हो चुका है। चलिए इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बोला है कि पत्रों के मामले में यदि डाक शुल्क इतने % से कम है लेकिन सतह से अधिक है तो पत्र सतही मार्ग से भेजा जाता है। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन था कि चार्ज जो है 75% से कम है, ठीक है, लेकिन वही चार्ज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सतह से जो चार्ज लगता है, क्योंकि एयरमेल का चार्ज अलग होगा, सतह का अलग होगा, तो कम से कम 75% है, और 75% में यदि हमारा सरफेस रूट का चार्ज कवर हो जाता है तो हम सरफेस से भेज देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो अगला देखो भाई। कार्ड और एरोग्राम के मामले में यदि भुगतान किया गया डाक शुल्क संयुक्त शुल्क का कम से कम इतने % है। अब पोस्ट कार्ड और एरोग्राम के मामले में भुगतान किया गया डाक शुल्क संयुक्त शुल्क का कम से कम इतने % है, तो कमी लगाने के बाद लेख को हम हवाई डाक से भेज सकते हैं। अभी हमने पत्र और एओ आइटम के बारे में बात किया, और अब हम बात कर रहे हैं कार्ड और एरोग्राम के मामले में। 85%, 75%, 65% या 50%, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कम से कम
संयुक्त डाक शुल्क जो है वो कम से कम 50% है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने हवाई कर लगाने के बाद हवाई डाक से अग्रेसित कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कार्ड और एरोग्राम के मामले में बात कर रहा है कि संयुक्त शुल्क के 50% से कम है। संयुक्त शुल्क में आपका 50% से कम है, लेकिन सरफेस से भेजने के लिए अधिक है, तो क्या करेंगे, सरफेस से भेज सकते हैं ना। पहला बोला है कर लगाए के बाद हवाई डाक से, डिस्पैच टू सरफेस है ना, डिस्पैच बाय सरफेस, कर लगाने के बाद सतह से प्रेषक को लौटाएंगे। प्रेषक को नहीं लौटाएंगे, बल्कि सरफेस रेट कवर हुआ तो बाय सरफेस भेज देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि है इन द केस ऑफ एलसी आइटम इन द पोस्टेज पेड लेस देन द चार्ज ऑफ सरफेस आइटम करस्पॉन्ड कैटेगरी, देन दे विल dispatch by air after taxing, dispatch by surface after taxing, return to sender। एलसी आइटम लेटर कार्ड आइटम के मामले में यदि भुगतान किया गया डाक शुल्क संबंधित श्रेणी के सतह शुल्क से कम है तो हम क्या करेंगे, संबंधित शुल्क के सतह शुल्क से भी कम हुआ तो अब कर टैक्स लेंगे, क्योंकि अब सरफेस रूट से भी कम होगा तो टैक्स लेंगे, उसके बाद मतलब चार्ज कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही उसको हम सरफेस से भेजेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, स्क्रीन पर आ चुका है। यदि कोई काउंटर पर विदेशी देश के लिए एक अवैतनिक कम भुगतान वाली पंजीकृत वस्तु प्रस्तुत की जाती है, अनपेड या अपर्याप्त रूप से पेड कोई वस्तु जो है काउंटर पर दी जाती है, इट कैन नॉट रजिस्टर, रिफ्यूज, हैंड ओवर टू पीएम, इट कैन बी रजिस्टर्ड, नोट दैट डिफिशिएंसी कैन बी कलेक्टेड एड्रेसी, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे, इट कैन नॉट रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज। अगर चार्ज कम है तो क्या करना है, इसे हम वापस कर देंगे। अगला उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, नो लाइबिलिटी इज एक्सेप्टेड लॉस फॉर एन रजिस्टर्ड आर्टिकल इन फॉलोइंग केसेस, circumstances beyond control, disposal of article cannot rest, distraction of record beyond control, item containing anything prohibited for transmission, all of the above। इन केसों में विदेशी पंजीकृत वस्तुओं के नुकसान पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इन सभी केसों में ऑप्शन ए 2 3 जो ऊपर के सारे केसेस बताए गए, इन सभी केसों में कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। विदेशी धनादेश के प्राप्तकर्ता का नाम बदलने के लिए दूसरा कमीशन पहले कमीशन का आधा, पहले कमीशन के बराबर, पहले कमीशन का दुगुना या 0 रुपये। एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 बताइएगा, इक्वल सेम एज फर्स्ट कमीशन, जितना आपने पहले दिया था उतना ही आपको दोबारा से देना पड़ेगा। चलिए विदेशों में बीमित वस्तु के संबंध में एक गलत कथन का चयन करें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंश्योर्ड आर्टिकल टू फॉरेन कंट्री। इंश्योरेंस सर्विस इज नॉट अवेलेबल फॉर टू ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सा गलत है, गलत का आपको चयन करना है। बीमा सेवा विश्व के सभी देशों में उपलब्ध नहीं है, विदेशी डाक में केवल पत्र का बीमा किया जा सकता है, ये बात सही है। कौन सा गलत है ढूंढना है। यदि गंतव्य देश के लिए बीमा उपलब्ध नहीं है तो अंतर्देशीय एरिया तक, अंतर्देशीय जो भी हमारा सीमा है वहां तक बीमा करने का अनुमति दिया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं था, सारे ही ऑप्शन सही थे, इसी वजह से हमने सेलेक्ट किया है डी को। विदेशी देशों को भेजे गए बीमाकृत पार्सल पत्र का अधिकतम वजन, जितना वजन एक नॉर्मल लेटर का होता है उतना ही वजन एक बीमाकृत लेटर का होता है। फ्रेंड्स अगला है 197, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जारी करने से पहले उत्तर कूपन जारी करने वाले कार्यालय द्वारा तारीख अंकित की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय उत्तर कूपन का आदान प्रदान किसी विदेश में डाक टिकट के जरिए जो यूपीयू का मेंबर है, उत्तर कूपन के लिए नगद का आदान प्रदान किया जा सकता है। आपको गलत ढूंढना था, उत्तर कूपन के लिए नगद का आदान प्रदान किया जा सकता है, ये बात गलत था। और ऑप्शन सी को सिलेक्ट करिएगा। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ए और बी जो है बिल्कुल सही थे। जारी करने से पहले उस पर डेट स्टाम्प और इसके लिए डाक टिकट का उपयोग किया जा सकता है जो यूपीयू के मेंबर है, तो दोनों सही थे। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो गया। कैश का एक्सचेंजमेंट नहीं हो सकता। किसी विदेशी देश द्वारा लौटाए गए धनादेश के लिए भुगतान देय नहीं है, प्रेषक को भुगतान किया जाएगा। किसी विदेशी देश द्वारा लौटाए गए, जो वापस आ गया हमारा एमओ है, भुगतान देय नहीं है, प्रेषक को केवल मनी ऑर्डर का मूल्य दिया जाता है। समझ रहे हैं भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नष्ट होने वाले जैविक पदार्थ को किसके शासन के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी? पेरिसेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस आर अलाउड एंट्री इंडिया अंडर रूल ऑफ विनाशकारी कीड़े नासी जीव अधिनियम, नासवान कीड़े नासी जीव अधिनियम, हानिकारक कीड़े नासवान जैविक उत्पाद अधिनियम। कौन सा विकल्प होगा? विनाशकारी कीड़े नासजीवी अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, DIPA अधिनियम के तहत खराब होने वाले जैविक पदार्थों को भारत में अनुमति, प्लांट्स लिविंग इंसेक्ट फंगी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा उत्तर हो जाएगा? भारत में DIPA अधिनियम के तहत खराब होने वाले जैविक पदार्थ में से प्लांट्स लिविंग इंसेक्ट फंगी, इन सभी का भारत में प्रवेश की अनुमति जो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 200 नंबर क्वेश्चन था। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। खूब सारा मेहनत करिए, रात दिन एक करते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। 2026 का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए धीरे धीरे अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाते जाइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।